Hello students, you are welcome to in my YouTube channel AK Facts or Math Questions. In this video, I discuss the mole. What is a mole? Yeah, what is the definition of mole? And I discuss the liters and kilograms and second amperes to yesterday. So today I am discuss the what is the definition of mole. आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है मोल की, ठीक है, परिभाषा जो होती है वो क्या होती है और मोल के बारे में जानेंगे, ठीक है। पदार्थ की मात्रा का जो यूनिट्स होता है मोल, उस चीज के बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल की वीडियो अगर नहीं देखा है आपने तो उसको पहले देख लीजिए और फिर इस चीज को देखिए, ठीक है, क्योंकि वो जो वीडियो थी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और जो फैक्ट्स बताए गए थे जो लगभग कि आप लोगों को बहुत ही कम यूट्यूब पर लोग बताते हैं इन सभी चीजों को, बट फिर भी हमने क्या किया, इस चीज को बताया था। तो पहले क्या करना है, आपको उस चीज को देख लेना है, वो जो डेफिनेशंस दी गई थी वो डेफिनेशंस को पहले क्लियर कर लेना है और फिर जो डेफिनेशन आएगी वो आती है पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है, यूनिट जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है मोल। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं पहले उस चीज के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था कि एसआई पद्धति, जिसको हम लोग बोलते थे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, उसमें जो मात्रक थे, मूल मात्रक, वो कितने होते थे उस चीज के बारे में डिस्कस करते थे, ठीक है। तो उसी चीज के बारे में डिस्कस करते करते हम लोगों ने कई परिभाषाएं, जैसे लगभग 4 या 5 डेफिनेशन भी क्लियर कर ली थी, उसके साथ साथ भी इधर उधर की चीजों के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे उसको भी समझ लेते हैं कि मोल क्या होता है। देखिए, एक मोल जो होता है वह पदार्थ की मात्रा होती है जिसमें उतनी ही सत्ताएं होती हैं जितनी की कार्बन, ठीक है, जितनी की कार्बन 0.012 किलोग्राम, ठीक है। क्या हमने बताया कि जितनी 0.012 किलोग्राम कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है, उन सभी को क्या कहते हैं, हम एक मोल कहते हैं। जितनी 0.012 कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या होती है उन्हीं को क्या कहते हैं, हम एक मोल कहते हैं। तो ये चीज समझ में नहीं आई होगी, सीधे दिमाग में नहीं उतरी होगी, लेकिन हम उतर जाएगी। देखिए क्या होता है, जिसको हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो चीज बता ये रहे हैं कि जो मोल होता है, ठीक है, वन मोल जो होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल टू होता है, हमने क्या बताया कि कार्बन 0.012 किलोग्राम कार्बन, ठीक है, कार्बन 12, क्या हमने बताया 0.012 कार्बन 12। देखिए, कार्बन 12 का मतलब क्या होता है, देखिए जो कार्बन 12 होता है ये क्या होता है, आइसोटोप होता है। किस चीज का आइसोटोप होता है, तो कार्बन का आइसोटोप होता है, ठीक है। तो कार्बन के आइसोटोप होते कितने, तो कार्बन के जो आइसोटोप होते हैं वो होते हैं 3, एक होता है 12, एक होता है 13, एक होता है 14, ठीक है, जिसको हम लोग 12 एंड 13 एंड 14 कहते हैं। देखिए, जो आइसोटोप कार्बन का होता है, आइसोटोप का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं उसको समस्थानिक, मतलब समस्थानिक, ठीक है। तो समस्थानिक का भी हम मतलब समझ लेते हैं, समस्थानिक की भी परिभाषा समझ लेते हैं कि एक ही परमाणु के वे तत्व, क्या हमने बताया, नहीं सॉरी यार, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। दूसरे का होता है एटॉमिक मास 13 और चौथे का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। तो कार्बन जो 12 वाला लेना है तुमका, जिसका एटॉमिक मास कितना होना चाहिए, 12 हो, ठीक है, 12 किलोग्राम, तो उस वो वाला तुमको क्या लेना है, एटॉमिक मास वाला कार्बन ले लेना है। जैसे मतलब नहीं समझ में आया होगा, आइसोटोप का मतलब ये होता है, देखिए जैसे क्या हमने बताया था कल की लाही के जो दाने होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई छोटा भी दाना है, कोई बड़ा है। तो जो छोटा दाना होगा, जो छोटा बीज होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो उसका वजन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन वही बड़ा दाना ले ले तो उसका वजन ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन कहोगे तो सरसों ही उसको, ऐसा तो है नहीं कि उसको कुछ और कह दोगे कि बड़ा है, नहीं, इसको कुछ और नाम रख देते हैं, उसको कुछ और नाम रख देते हैं, तो कहते सरसों ही हो। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि इसमें भी कार्बन में जो होते हैं दाने, जिसको हम लोग बोलते हैं बीज, जैसे हम मान लें, वैसे ही कार्बन में क्या होते हैं परमाणु, जिसको बोलते हैं। तो जो परमाणु होता है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, जिनका जो होता है द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसमें से जो जिसका द्रव्यमान कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, वो वाला हम उसकी मात्रा कितनी ले लेते हैं, 0.012 किलोग्राम उसकी मात्रा ले लेते हैं। अब उस मात्रा में गिन लेते हैं कि इसमें कितने परमाणु उपस्थित हैं,
जितने परमाणु उपस्थित होते हैं उतने ही क्या होते हैं, एक मोल के बराबर होता है। राइट, देखिए अब इसकी हम लोग जो डेफिनेशन है उसको भी समझ लेते हैं। क्या हमने बताया कि एक मोल, ठीक है, किसी निकाय में एक मोल वह पदार्थ की मात्रा है जिसमें उतनी ही सत्ताएं होती हैं जितनी की 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, समझ में आ गया बात? ठीक है, तो इसको भी समझ लेना और इसकी डेफिनेशन अब हम लोग देख लेते हैं क्या होती है। ओके, यू नो दैट क्या कि 1 मोल जो होता है किसी निकाय में उपस्थित वह पदार्थ की मात्रा है जिसमें उतनी ही सत्ताएं होती हैं जितनी 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है। ये तो डेफिनेशन ऐसे हो गई कि जैसे मान लीजिए वैरायटी अलग अलग है, ठीक है, किसी चीज की वैरायटियां अलग अलग है, तो उस वैरायटी में तुमसे कह दिया जाए नहीं तुमको कार्बन 12 वाली वैरायटी लाना है। अब उस वैरायटी को ला करके उसमें तुमको बीज गिनना है कि कितने हैं, ठीक है, उसमें तुमको बीज गिनना है कि इसमें सरसों के बीज कितने हैं। सरसों के बीज का मतलब अगर उसमें पता चल गया कि इतने बीज हैं तो कहोगे कि नहीं अब एग्जैक्ट आया कि ये 1 मोल है। आप समझ में आ गया बात? क्या कि मतलब ये हुआ कि हमने कह दिया कि 0.012 किलोग्राम ले आओ तुम जाके सरसों। अब उस सरसों को ला करके तुम गिनो इसमें बीज कितने हैं। अब जब तुमको पता चल जाए कि इसमें इतने बीज हैं तो कह दो बस यही तो 1 मोल है, बस बात खत्म, परिभाषा हो गई। क्या कि 1 मोल किसी निकाय में उपस्थित वह पदार्थ की मात्रा होती है, ठीक है, पदार्थ की मात्रा होती है जिसमें उतनी ही सत्ताएं होती हैं जितनी 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है। समझ में आ गया? ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो नंबर 7 पर आती है, ठीक है, तो नंबर 7 जो होता है, तो 7 नंबर पर कौन सा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ज्योति तीव्रता। क्या बोलते हैं? ज्योति तीव्रता। ठीक है, उसका क्या नाम होता है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ठीक है, तो ज्योति तीव्रता होती है। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कैंडला, जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या होता है मात्रक? कैंडला। कैंडला होता है और कैंडला होता है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? CD से प्रदर्शित करते हैं। और जो इसकी डेफिनेशन होती है कि, ठीक है, कैंडला की डेफिनेशन क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। कैंडला जिसको हम लोग बोलते हैं, तो कैंडला की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? देखिए, एक कैंडला जो होता है वो क्या होता है कि आप किसी भी दिशा में क्या करें, किसी भी दिशा में 450 गुणे 10 की पावर 12 हर्ट्ज। क्या हमने बताया कि किसी भी दिशा में 450 गुणे 10 की पावर 12 हर्ट्ज, ठीक है, आवृत्ति वाला। क्या हमने बताया कि किसी भी दिशा में 450 गुणे 10 की पावर 12 हर्ट्ज आवृत्ति वाला, क्या बात की समझते हो? क्या कि किसी भी दिशा में एक कैंडला जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो जैसे चौगिरदा कोई दिशाएं हैं, किसी भी दिशा में हम क्या करें कि 450 गुणे 10 की पावर 12 हर्ट्ज वाली क्या होती है? ज्योति तीव्रता जो होती है उसमें क्या होता है, उसी दिशा में, ठीक है, क्या हमने बताया कि किसी भी दिशा में एक कैंडला जो होता है वो किसी भी दिशा में 450 गुणे 10 की पावर 12 हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज आवृत्ति वाली ज्योति तीव्रता है। ठीक है, जो क्या करती है उसी दिशा में 1/683 वाट, क्या हमने बताया 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन, प्रति स्टेरेडियन, ठीक है, प्रति स्टेरेडियन का एक वर्णीय, ठीक है, की विकिरण ऊर्जा के द्वारा एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करती है। ठीक है, का विकिरण ऊर्जा एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है, वो क्या कहलाता है? एक कैंडला कहलाता है। इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं क्या होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कि कैंडला जो होता है वो क्या होता है, किसी दिशा में 450 गुणे 10 की पावर 12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है। कोई एक जिसमें ज्योति तीव्रता निकलती है वो कोई स्रोत है जिसमें से कितनी ज्योति की तीव्रता निकलती है? 450 गुणे 10 की पावर 12 हर्ट्ज वाली आवृत्ति निकलती है। आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है, इसीलिए जो इसके आगे लगा है वो हर्ट्ज लगा है। कितनी आवृत्ति? जैसे 450,
ठीक है, क्या हमने बताया 450×10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता होती है। कोई एक स्रोत है जिससे कितनी ज्योति तीव्रता निकलती है, 450×10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ज्योति तीव्रता निकलती है। ठीक है, अब उस ज्योति तीव्रता में क्या होता है, जो उसी दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण आवृत्ति वाला एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जब वो उससे क्या होता है, इतनी आवृत्ति वाली जो ज्योति तीव्रता होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसी दिशा में, जिस दिशा में वो निकल रही हो, ठीक है, कोई दिशा में वो निकल सकती है, और जिस दिशा में वो निकले उसी दिशा में क्या होना चाहिए कि 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन। देखिए, वाट जो होता है ये शक्ति का मात्रक होता है, स्टेरेडियन जो होता है सॉलिड एंगल का मात्रक होता है। सॉलिड एंगल का मतलब होता है घन कोण, वो अभी डिस्कस कर देंगे हम। ठीक है, उसका मात्रक होता है कि विकिरण आवृत्ति वाला एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसको क्या कहते हैं, हम एक कैंडला कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखिए अब जो होता है, आप लोगों को पता चल गया कि जो एसआई पद्धति है, एसआई पद्धति में जो मूल मात्रक दिए गए थे, जो 7 मूल मात्रक दिए गए थे, ठीक है, उसमें से ये 7 मात्रकों का आपने क्या, जो 7 राशियां थी, उन 7 राशियों का मात्रक भी पता चल गया, उनको किससे प्रदर्शित करते हैं वो भी पता चल गया है, परिभाषाएं भी, सभी चीजों की, सभी डेफिनेशन भी हर एक चीज की लिखा दी गई है। अब जो अलग से 2 राशियां बताई गई थी वो कौन सी हैं, एक तो होता है तुम्हारा समतलीय कोण, क्या हमने बताया, समतलीय कोण, और दूसरा होता है घन कोण। ठीक है, समतलीय कोण और घन कोण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। ठीक है, तो जो घन कोण होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, और जो सॉलिड एंगल जो वो होता है, समतलीय कोण होता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए समतलीय कोण किसको कहते हैं, उसको साधारण भाषा में समझ लीजिए। ये जैसे क्या है, एक समतल है, समतल में क्या बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, ये क्या है, एक वृत्त बना हुआ है। अब इस वृत्त में क्या है, ये कोई एक छोटी सी इसका वृत्त है। अब इस वृत्त का ये केंद्र है, ठीक है, ये क्या है, इस वृत्त का केंद्र है। केंद्र से इसकी दूरी हम कितनी लेते हैं, मान लीजिए r है, ठीक है, r है, और वृत्त का जो हमने चाप लगाया है इस वृत्त पर, वो कुछ इस प्रकार से हमने चाप काट करके लगा लिया है, 2 चापे लगा ली। ये जो इतनी चाप तुमको अलग से जो दिख रही है, ठीक है, इसी चाप के द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को ही क्या कहते हैं, हम लोग समतलीय कोण कहते हैं। ठीक है, तो समतलीय कोण की परिभाषा तुम लोगों को समझा देते हैं। वो क्या होती है कि किसी भी वृत्त के, ठीक है, क्या हमने बताया कि किसी भी, ठीक है, चाप के द्वारा, किसी वृत्त की चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को क्या कहते हैं, हम लोग समतल कोण कहते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं, क्या इसको भी समझ लिया। क्या हमने बताया कि किसी भी वृत्त के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण समतल कोण कहलाता है, जबकि जो घन कोण होता है, ठीक है, उस चीज को क्या कहते हैं, उसको अलग समझ लीजिए। वो क्या होता है, आपने गेंद देखा होगा, ठीक है, बॉल जिसको बोलते हैं, तो बॉल में क्या करें आप, इसी प्रकार से इतना शंकु के आकार का, कोण के आकार का इतना काट लें। अब जब उस चीज को काट लोगे, फिगर दिया गया है, इस फिगर को देखिए, उसमें इसमें देखिए क्या किया गया है कि इसमें जो दिया गया है उसमें इस प्रकार से कुछ काट लिया गया है, इतना भाग क्या किया गया है, उसमें से निकाल लिया गया है। ठीक है, इतना भाग जो है उसमें से निकाल लिया गया है। अब एंगल जो उसमें बच गया, वो एंगल कितना बच जाएगा, ये इतना, उसमें क्या बच गया, पूरा संपूर्ण भाग बच गया है। ठीक है, इतना भाग तुमने क्या कर दिया, काट करके निकाल दिया था। अब उसमें से ये वाला जो भाग काट करके निकाल दिया था, इसको बाहर कर दिया तुमने, बचा कितना, ये वाला एंगल जो बच गया, ये वाला जो इसके अंदर जो भाग बच गया है। ठीक है, तो ये जो इतना एंगल तुमने निकाल दिया है, इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इसी भाग के कारण जो एंगल इस पर बनता है, उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं, घन कोण कहते हैं। ठीक है, इस घन कोण की परिभाषा क्या होती है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में, क्योंकि टाइम भी ज्यादा नहीं है। देख लीजिए क्या होता है कि इसमें जो ये है, ठीक है, क्या हमने इसकी डेफिनेशन अगर देना चाहें तो क्या दे सकते हैं कि किसी भी गोलीय, ठीक है, किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा, ठीक है, किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हमने बताया कि किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, के भाग के द्वारा, कुछ भाग जो होता है उस भाग के द्वारा उस पृष्ठ के केंद्र पर, मतलब कि उस गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। ठीक है,
क्या बताया हमने कि किसी जो होता है ठोस गोला होता है, ठीक है, तो किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा, क्या हमने बताया, पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मात्रक जो घन कोण होता है, घन कोण का जो मात्रक होता है, ठीक है, घन कोण जिसको हम लोग कहते हैं घन कोण। अब घन कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, ठीक है। घन कोण जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। तो इसका जो मात्रक होता है, तो इसकी यूनिट जो होती है क्या होती है, यूनिट जिसको बोलते हैं, क्या हमने बताया कि इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, ठीक है, क्या स्टेरेडियन। और जबकि उसका जो यूनिट होता है किस चीज का, समतलीय कोण का। तो समतलीय कोण जिसको हम लोग बोलते थे समतलीय, ठीक है, समतलीय कोण, ये जो होता था, ये क्या होता था, इसका जो मात्रक होता था, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता था, इसका स्टेरेडियन होता है, तो खाली इसका रेडियन होता है, ठीक है, इसका रेडियन होता है। तो ये चीजें आप लोगों को भी समझ में आ गई होंगी कि कुल मिलाकर के एसआई पद्धति में 9 मात्रक होते हैं, लेकिन मुख्य जो होते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जो माने गए हैं, वो 7 ही होते हैं। 7 के डेफिनेशन पता चल गई। जो अलग से 2 बताए गए थे, कौन कौन से, एक का समतलीय कोण और दूसरा घन कोण, इन दोनों के भी डेफिनेशन पता चल गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।